नमस्कार दोस्तों, बात को शुरू करते हैं प्रमुख शैली से। तो अगर हम हिंदी भाषा प्रमुख शैलियों की बात करें तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय शैली की बात करते हैं। जैसे कि पहले भी कहा गया, क्षेत्रीय शैली का संबंध प्रयोक्ता से होता है। भाषा प्रयोक्ता जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहता है उसका प्रभाव उसके भाषा प्रयोग पर पड़ता है। हिंदी के भौगोलिक क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्य आते हैं। इन राज्यों में कई बोलियां प्रचलित हैं, जैसे ब्रज, अवधी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आदि। इन्हें हम हिंदी भाषा की बोलियां कहते हैं। इन भौगोलिक क्षेत्रों में प्रचलित हिंदी पर इन बोलियों का प्रभाव पड़ता है और हिंदी की क्षेत्रीय शैलियां निर्मित होती हैं। यदि हम हिंदी भाषा क्षेत्र में एक कोने से दूसरे कोने तक जाएं, तो हम यह देख सकते हैं कि भिन्न क्षेत्रों की हिंदी की भिन्न शैलियां, क्षेत्रीय शैलियों का प्रयोग किया जा रहा है। इन शैलियों में उच्चारण, रूप रचना, शब्द चयन, वाक्यावली आदि प्रत्येक भाषाई स्तर पर भेद होता है। कहीं कहीं तो इस प्रकार की क्षेत्रीय शैली में बड़ा गहरा स्थानीय रंग भी हमें दिखाई देता है। यदि आपने फणीश्वत नाथ रेणु का कोई उपन्यास या कहानी पढ़ी हो, तो आप क्षेत्रीय शैली में इस स्थानीय रंग को पहचान भी गए होंगे। यहां भी उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी की क्षेत्रीय शैलियों में साहित्य लेखन की प्रवृत्ति खूब बढ़ी है, जिसे आंचलिक साहित्य के नाम से अब जाना जाता है। क्षेत्रीय शैली हमेशा भौगोलिक आधार पर परिभाषित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब शैली भेद का कारण क्षेत्रीय बोलियां बनती है, तब हम हिंदी की बोली से प्रभावित शैली को क्षेत्रीय शैली कहते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी हिंदी में ए और ओ प्रायः संध्याक्षर के रूप में उच्चारित किए जाते हैं, जैसे पैसा का पैसा, ऐसा का ऐसा, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय शैलियां के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्षेत्रीय शैली का संबंध वक्ता के रहने वाले भौगोलिक क्षेत्र से होता है। हिंदी भाषा समाज एक बहु बोली समाज है और बोली क्षेत्र में बोली से प्रभावित क्षेत्रीय हिंदी शैली निर्मित होती है। क्षेत्रीय शैली के कुछ रूपों का प्रयोग हमें साहित्य लेखन में भी मिलने लगता है, जैसे भोजपुरी बोली मिश्रित क्षेत्रीय हिंदी का प्रयोग प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में, रेणु ने अपने उपन्यास मैला आंचल में, शिव प्रसाद सिंह ने गली आगे मुड़ती है में किया है। इसी प्रकार अवधी बोली मिश्रित क्षेत्रीय हिंदी शैली का प्रयोग अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यासों बूंद और समुद्र, अमृत और विष तथा करवट आदि में किया है। अतः यह मानना कि क्षेत्रीय शैली का प्रयोग करने वाला मानक शैली का प्रयोग करने वाले से हीन है, ठीक नहीं है। भाषा का शैलीगत कोई भी भेद मूल भाषा जितना महत्वपूर्ण है उससे कम नहीं। जो भाषा रूप संप्रेषण की शर्तों को पूरा करता है
उसे अपने में पूर्ण और सक्षम मानना चाहिए। क्षेत्रीय शैली का प्रयोग सुशिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति को भी कुछ सामाजिक संदर्भों में अनिवार्यता करना ही पड़ता है। यह तो हमने स्पष्ट किया कि व्यक्ति किस क्षेत्र का है और उस क्षेत्र की शैली को वह प्रथम भाषा से सीखता है। मानक रूप में जानकारी तो उसे शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक शैली की। सामाजिक शैली सामाजिक शैली वे भाषा भेद हैं जो विशिष्ट सामाजिक वर्ग से जुड़ी रहती है और एक सामाजिक वर्ग के लोगों को दूसरे सामाजिक वर्ग के लोगों से अलग करती है। इस प्रकार सामाजिक स्तर तथा सामाजिक परिस्थिति के कारण जब भाषा बदलती है तो उसे हम सामाजिक शैली के अंतर्गत रखते हैं। वक्ता श्रोता के परस्पर संबंध, उनका पद, आयु, पारिवारिक संबंध सामाजिक शैली को जन्म देती है, जिनका व्यापक विवेचन सर्वनाम, संबोधन और नाते रिश्ते की शब्दावली इकाइयों में किया गया है। वैसे यहाँ फिर भी संकेत मात्र कर दिया जाए कि सम्मान, शिष्टाचार, औपचारिकता सामाजिक शैली को नियंत्रित करने के प्रमुख आधार है। वक्ता श्रोता के सामाजिक संबंधों की दृष्टि से विद्वानों ने सामाजिक शैली के 3 भेद निर्धारित किए हैं। इन्हीं संबंधों के कारण ही हम किसी से तो कहते हैं कि कृपया ऊपर चलने का कष्ट करें और किसी से कहते हैं अबे ऊपर जा। इन्हें हिंदी वाक्य प्रयोग के हम अलग अलग रूपों में इस प्रकार देख सकते हैं: औपचारिक, सामान्य और प्रगाढ़। औपचारिक, इसमें वक्ता श्रोता के संबंध औपचारिक होते हैं, जैसे ऑफिसर क्लर्क का संबंध। वाक्य: आज रात्रि का भोज मेरे यहाँ करने की कृपा कीजिए। सामान्य, इनमें वक्ता श्रोता का संबंध मित्रवत रहते हैं, जैसे एक ही कार्यालय में एक ही पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति। आज रात आप भोजन मेरे साथ कीजिए। प्रगाढ़, इसमें वक्ता और श्रोता का संबंध घनिष्ठ होता है, किसी प्रकार की औपचारिकता व्यवहार में नहीं रहती। यार आज रात खाना तू मेरे साथ खाना। हिंदी में सामाजिक शैली का प्रयोग व्यक्ति के शैक्षिक स्तर को भी व्यक्त करता है। शिक्षित व्यक्ति, उसकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके पिताजी का देहांत हो गया, मेरा विवाह हो गया जैसे प्रयोग करता है, जबकि अशिक्षित, उसकी मां मर गई, उसका बाप चल बसा, मेरी शादी हो गई जैसा प्रयोग करता है। प्रसंग और संदर्भ के अनुरूप ही सामाजिक शैली निर्मित होती है। इसकी चर्चा हमने हिंदी संबोधनों के उदाहरण के साथ अभी की। प्रसंग और संदर्भ के रिश्ते हम सर्वनामों के प्रयोग, नाते रिश्ते के शब्दों के प्रयोग को भी देख सकते हैं। आगे हम जिस शैली को बात करेंगे उस शैली का नाम है सांस्कृतिक शैली। यह तो आप जान ही चुके होंगे कि भाषा समाज और संस्कृति से जुड़ी होती है। भाषा का प्रयोग हमें समाज और संस्कृति की संरचना का परिचय देता है। भारत में हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति लंबी अवधि से प्रचलित संस्कृतियां हैं। इन दोनों संस्कृतियों की भिन्नता हिंदी को 2 सांस्कृतिक शैलियों से जोड़ती है। सामान्यतः इन 2 संस्कृतियों की भाषा को क्रमशः हिंदी और उर्दू नाम दिया गया है, परंतु इन्हें एक ही भाषा की 2 शैलियां माना गया है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। यहाँ हम इतना ध्यान दें कि
शैली के चयन द्वारा ये दो भिन्न संस्कृतियां स्पष्ट रूप से हमें अलग दिखाई देती हैं। यह चयन शब्द स्तर पर, अभिव्यक्ति स्तर पर, वाक्य स्तर पर किया जाता है। जब सामान्य हिंदी शैली में मुस्लिम संस्कृति संबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब हम उस शैली को हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। यहाँ यह ध्यान दें, दोनों संस्कृतियों के इन शब्दों में लिंग के स्तर पर भेद होता है, जैसे शासन किया, हुकूमत की, जीवन छोटा है, जिंदगी छोटी है, कहानी बन गई, अफसाना बन गया आदि। सांस्कृतिक शैली की दृष्टि से कई अभिव्यक्तियां जैसे अभिवादन, संबोधन, मुहावरे आदि की दृष्टि से हम दो संस्कृतियों की साफ पहचान कर सकते हैं। मुस्लिम संस्कृति की अभिव्यक्तियां और हिंदू संस्कृति की कुछ अभिव्यक्तियां हम देखते हैं। मुस्लिम संस्कृति की खुदा का शुक्र है और हिंदू संस्कृति ईश्वर की कृपा है। मुस्लिम संस्कृति खुदा इसकी उम्र दराज करे, और हम हिंदू किस तरीके से बोलते हैं, भगवान इसे लंबी आयु दे। सांस्कृतिक शैली की स्पष्ट पहचान हमें इन प्रयोगों से होती है, परंतु सामान्य हिंदी के बोलचाल की शैली में मुस्लिम संस्कृति के तत्व बहुत घुल मिल गए हैं। फिर भी शैली भेद में तो इन संस्कृतियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः हिंदी भाषी समुदाय के संदर्भ में सांस्कृतिक शैली का महत्व भी है। इस प्रकार हम हिंदी भाषा की विभिन्न शैलियों के बारे में जानते हैं और समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, माध्यम है। पत्र के अंतर्गत हम औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीकों से पत्र लेखन का कार्य करते हैं। यह पत्र औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम पत्र किसे लिख रहे हैं, पत्र लिखने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। तो ये निर्भर करेगा कि हमारा पत्र किस प्रकार का होगा। हम औपचारिक पत्र लिखेंगे या फिर हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। औपचारिक पत्र या फिर हम यूं कहें कि पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पहले हम औपचारिक पत्र की बात करते हैं। औपचारिक पत्र का प्रयोग प्रायः दफ्तर, कार्यालयों, संस्थानों आदि द्वारा एक दूसरे को सूचनाओं, जानकारी तथा तथ्य आदि के आदान प्रदान में किया जाता है। इन पत्रों को लिखते समय तमाम औपचारिकताओं का विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे सामाजिक पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र इनके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र इत्यादि इत्यादि औपचारिक पत्र लेखन के उदाहरण हैं। इसके साथ शिकायती पत्र, सरकारी, शासकीय और प्रशासकीय पत्र, व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, ये सभी औपचारिक पत्र के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र निजी संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। यह प्राय व्यक्तिगत विषयों,
तथा निमंत्रण के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने में औपचारिक भाषा के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। निमंत्रण पत्र, माता को पत्र, पिता को पत्र इसके उदाहरण हैं। पत्र लिखते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। जब प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होने चाहिए। पत्र प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाला, पत्र प्रापक मतलब पत्र प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से सही लिखे जाने चाहिए। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों से उलझकर हम मुख्य बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भाषा शैली सरल हो, विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, संक्षेप और संपूर्ण होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, भारी सजावट पर भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छे पत्र लेखन का कार्य कर सकते हैं। प्रथम इकाई का जो अंतिम विषय है वो है समास। अब चर्चा करते हैं समास की। हिंदी व्याकरण में बहुत सारे भाग हैं जिसमें समास को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। समास हिंदी व्याकरण की एक मुख्य शाखा है। अगर हम समास के विषय में बात करें तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है तो उस मेल की रचना को समास कहा जाता है। यानी जब हम दो या दो से ज्यादा शब्दों के माध्यम से एक नए शब्द की रचना कर देते हैं तो वो जो शब्द निकल कर आता है वही समास कहलाता है। अगर हम बात करें समास के उदाहरण की तो यथा मति, मति के अनुसार, चित्र जमाकार, चित्र को बनाने वाला, नील कमल, नील के समान कमल, दशक 10 सालों का समूह, राजा रंग, राजा और रंग, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। अब बात करते हैं समास के प्रकारों की। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अब क्रमानुसार एक एक करके हम इन 6 की चर्चा करेंगे। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। आइए जानते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। इस समास में पहला और पूर्व पद जो अवयव होता है और उसका अर्थ प्रधान रहता है, अभियोग के संयोग से
समस्त पद भी अभियोग बन जाते हैं। इससे पूर्व पद पूरी तरह से प्रधान रहता है। अव्ययी भाव समास जिसके पहले पद के रूप में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि शब्द आते हैं। अव्ययी भाव के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। अन जाने मतलब बिना जाने। हम यहां देखते हैं कि पहला जो भाव जो उसमें है पद अन है, अन जाने। अप्रत्यक्ष आंख के पीछे। प्रत्येक हर एक। बेरहम बिना रहम के। अव्ययी भाव समास के बारे में हम अगर जान सकते हैं कि यहाँ जो पहला पद है उसमें अ, अन, प्र और बे इन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तत्पुरुष समास की। जिन शब्दों में उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, साथ ही साथ उत्तर पद की प्रधानता होती है, उन शब्दों को तत्पुरुष समास कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप भी हो जाता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द जैसे को, से, के लिए, का इत्यादि हैं। अब तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। देश को धोखा देने वाला, को तत्पुरुष समास है। यहाँ देश को धोखा देने वाला देशद्रोही। स्वयं को मारने वाला आत्मघाती। मांस को खाने वाला मांसाहारी। गाड़ी को चलाने वाला गाड़ी वाला। तो यह सब तत्पुरुष समास के उत्तम उदाहरण कहे जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। ऐसा समास वाक्य जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उसमें का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। अगर हम इसे और सरल रूप से बात करें, इस समास में उत्तर पद प्रधान रहता है और वाक्य के विभाजन करते समय दोनों के बीच में के समान, है, जो, रूपी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। नील कमल, नील के समान, कमल के समान कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत है जो अंबर, है जो कर्मधारय समास। नव युवा, नव है जो युवा, है जो कर्मधारय समास। पर्णकुटी, पत्तों के समान कुटी के समान कर्मधारय समास। भुजबंद, भुज है जो बंद, है जो कर्मधारय समास। द्विगु समास, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और अन्य सभी पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाते हो, उन वाक्य को द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास के उदाहरण शताब्दी, 100 सालों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुर्थ भवन, 4 भवनों का समाहार। त्रिधातु, 3 बातों का समाहार। आइए अब चर्चा करते हैं द्वंद्व समास की। ऐसे समास शब्द जिनमें समस्त या दोनों पद प्रधान हो
और जब उन शब्दों का समास किया जाता है तो दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं इत्यादि योजक शब्दों का उपयोग होता है। उस समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। दिन रात, दिन और रात। दाल रोटी, दाल और रोटी। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। भूल चूक, भूल और चूक। अब आखिर का जो समास है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है, उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। चतुर्भुज, चार है बुझाए जिसकी। जितेंद्रिया, जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा। शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके। मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की से जो लड़ाई हुई। इस प्रकार हमने समास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। समास की परिभाषा, प्रकार और उदाहरणों को बहुत गहराई से समझा। जाहिर सी बात है आप सभी को इससे बहुत सुविधा हुई होगी कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार निष्कर्ष रूप से अगर हम बात कहें तो भाषा का प्रभाव हमारे सोचने पर, व्यक्त करने पर, समझने के तरीके पर गहराई से पड़ता है। भाषा हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। भाषा हमें आपस में जोड़ने का काम करती है। भाषा हमें एक दूसरे के निकट लाती है। भाषा के बिना समाज की कल्पना करना ही असंभव है। भाषा के तीन रूप कहे गए हैं, जिसे हम भाषा का मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप कह सकते हैं। इन तीनों रूप की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक भेजते हैं। लिखित रूप में हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। सांकेतिक रूप में संकेतों के माध्यम से हम संवाद करते हैं। और हम अगर बात कहें कि भाषा के भेदों के बारे में तो भाषा के चार भेद कहे गए हैं। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। मातृभाषा वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी मां से सीखता है। राजभाषा वह भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग लाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो किसी राष्ट्र के अंतर्गत अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। मानक भाषा जो व्याकरण के हिसाब से निश्चित पैमाने के अनुसार शुद्ध रूप में लिखी जाती है। इसी प्रकार भाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा समाज को आपस में जोड़ने का काम करती है। भाषा हमें जागरूक करने का काम करती है। भाषा संचार प्रक्रिया को संभव बनाती है। भाषा के बिना हमारा विकास असंभव है। भाषा प्रतिपुष्टि का काम करती है। कोई किसी भी प्रकार का संवाद, संचार भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा हमें हमारी संस्कृति की पहचान कराती है। अब बात करते हैं भाषा शैली की। भाषा शैली जो किसी भी भाषा के अंदर मिठास लाता है। तो भाषा शैली
भाषा को और ज्यादा सुंदर और मिठास और प्रभावशाली बनाने का काम करती है। पत्र लेखन। पत्र जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, पत्र के माध्यम से। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन में तमाम औपचारिकताओं का ध्यान रखा जाता है। संपादक के नाम पत्र, प्रधानाचार्य के नाम पत्र औपचारिक पत्र है, और निजी संबंधियों और रिश्तेदारों को जो हम पत्र लिखते हैं वे हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। समास। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो समास होता है। तो इस प्रकार हम देखा, समझा कि भाषा शैली, पत्र लेखन और समास की क्या हमारे जीवन में उपयोगिता है। धन्यवाद।